सेल्यूलाइटिस में कौन कौन सी दवा चलती है, डॉक्टर वकील अहमद एमपीटी ऑर्थो द्वारा बताया गया है। आज हम सीखेंगे सेलुलाइटिस के बारे में। सेलुलाइटिस एक आम और गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सेलुलाइटिस में त्वचा में सूजन व लालिमा आ जाती है जो छूने पर गर्म लगती है और उसको छूने पर दर्द भी महसूस होता है। यह रोग शरीर के दूसरे भागों में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। सेलुलाइटिस संक्रमण आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। सेलुलाइटिस में आमतौर पर टांगों के निचले हिस्से की त्वचा अधिक प्रभावित होती है, हालांकि यह चेहरे पर और शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। सेलुलाइटिस आमतौर पर त्वचा की ऊपरी भाग पे होता है। तो अब इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सेलुलाइटिस कौन सी लेयर में होता है। तो सबसे त्वचा की ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, क्योंकि वो डर्मिस के ऊपर होती है। मेडिकल में एपी का मतलब ऊपर होता है और हाइपो का मतलब नीचे। तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस त्वचा की 3 लेयर के नाम है। एपिडर्मिस जो है वो ऊपरी भाग होता है, उसके नीचे डर्मिस होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर खून की नलियाँ और नसें होती हैं। उसके नीचे जो फैट की लेयर होती है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। इस फैट की लेयर को हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं। जो येलो कलर की आप फैट की लेयर देख रहे हैं जो मसल के ऊपर बैठी है, इसी लेयर के अंदर सेलुलाइटिस का इन्फेक्शन फैलता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से इट इज़ अ नॉन सुपरेटिव। नॉन सुपरेटिव मीन्स इसके अंदर पस नहीं आती, और जब पस आती है तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से आती है। मतलब सेलुलाइटिस तब तक एब्सेस बन जाती है। तो इट इज़ अ नॉन सुपरेटिव इन्वेजिव इन्फेक्शन। स्किन के अंदर अल्सर होगा, ब्रीच होगा, टीयर होगा। उसी की वजह से जो सतह पर बैक्टीरिया होंगे वो अंदर जाएंगे और इस एडिपोज टिश्यू यानी इस फैट की लेयर में जो येलो कलर की है, इस सबक्यूटेनियस फैट के अंदर इन्फेक्शन करेंगे। इन्वेजिव इन्फेक्शन इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। एक और चित्र के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू कहाँ होता है। तो येलो कलर का जो आप टिश्यू देख रहे हैं ये सारा फैटी टिश्यू है, और इस फैट के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर ही हमारा सेलुलाइटिस इन्फेक्शन होता है। ये तीसरी लेयर पे आता है एपिडर्मिस और डर्मिस के बाद। इसके बाद कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की किस वजह से सेलुलाइटिस होता है। ये जनरली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस के कई स्ट्रेन होते हैं जिसमें से जो ग्रुप ए होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बीटा हिमोलिटिकस, इसकी वजह से सेलुलाइटिस का इन्फेक्शन होता है। अगर इसके अंदर एब्सेस दिखने लग जाए तो यानी उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी मिल के उसके अंदर पस प्रोड्यूस कर रहा है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की वजह से भी यह हो सकता है। अगर क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस भी इसके अंदर एडअप हो जाए तो ये सेलुलाइटिस भयंकर यानी कॉम्प्लिकेटेड नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस बन सकती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, किस वजह से सेलुलाइटिस हुई। इंजुरीज की वजह से, यानी जो हमारी त्वचा की सतह है उसके ऊपर अगर टीयर है, ब्रीच आया, स्क्रैच लगी उसकी वजह से, और बाइट्स यानी स्नेक बाइट और स्कॉर्पियन बाइट, इन दोनों बाइट्स की वजह से भी सेलुलाइटिस हो जाता है। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेलुलाइटिस शरीर की किसी भी त्वचा पे हो सकता है, लेकिन जो कॉमन साइट है वो है पैरों पर, फेस पर और स्क्रोटम पर, ये ज़्यादातर देखा जाता है। उसके बाद अब ये सेलुलाइटिस हुआ कैसे, उस बैक्टीरिया ने आखिर क्या किया। बैक्टीरिया ने रिलीज़ किए ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, हेल्यूरोनिडेजेस और प्रोटीएजेस एंजाइम। ये एंजाइम प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को लाइसिस कर देते हैं, प्रोटीन को तोड़ देते हैं। ये एंजाइम एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया और अंदर स्प्रेड हो जाते हैं और बैक्टीरिया ईजिली सबक्यूटेनियस फैट तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन करते हैं, टिश्यू की इंजरी करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस पे अल्सर दिखने लगता है। अब वो एक्चुअली दिखता कैसा है। नंबर 1, जिस त्वचा पर सेलुलाइटिस हुई उसके अंदर सूजन हो जाएगी, वो स्वेल हो जाएगी, उसके अंदर सीरस फ्लूइड भर जाएगा, इसी को बोलते हैं हम इडिमेटस फ्लूइड। उसके बाद इसी वजह से उसके अंदर इचिंग होगी। नंबर 2,
विद ऑल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन, वो त्वचा के अंदर सूजन होगी, उस त्वचा का कलर हो जाएगा शाइनी रेड और वो हो जाएगी बहुत ही पेनफुल। उसके बाद जो बैक्टीरिया उधर प्रेजेंट थे वो जाएंगे लिम्फ वेसल के अंदर, लिम्फ वेसल से वो पहुंच जाएंगे लिम्फ नोड्स तक, और लिम्फ नोड्स पहुंचने के बाद लिम्फ नोड्स में कर देंगे सूजन, तो सॉफ्ट इन्फेक्शियस स्वेलिंग देखने को मिलेगी लिम्फ नोड्स की जो कि पेनफुल होगी। उसके बाद बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन्स और साइटोकाइंस भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पूरे खून के अंदर ये एक्सोटॉक्सिन्स फैल जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को होगा ज़्यादा तेज़ बुखार और साथ ही साथ हेडेक। उस पेशेंट को नोजिया भी हो सकती है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। हाई ग्रेड फीवर के साथ उस पेशेंट को चिल्स भी होंगे। अब हम बात करते हैं WBCs की, यानी इम्यून सेल्स की। इम्यून सेल्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल्स का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इम्यून सेल्स डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से जो नॉर्मल WBC काउंट होता है 4000 से 11000 पर mm³, ये जाएगा बढ़, और इसको हम ब्लड टेस्ट के अंदर नोट भी कर सकते हैं। अब सेलुलाइटिस का इलाज क्या है? नंबर 1, कंप्लीट बेड रेस्ट नेसेसरी है। नंबर 2, सेलुलाइटिस जिस त्वचा पे हुआ है उसके ऊपर हम मैगसल्फ की ड्रेसिंग कर सकते हैं। मैगसल्फ मीन्स ग्लिसरीन मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 की ड्रेसिंग, जो कि स्वेलिंग को कम करती है। जो सीरस फ्लूइड की वजह से स्वेलिंग हुई थी ये उसको कम कर देती है। नंबर 3, तो सेलुलाइटिस होने पर और त्वचा पे जो इन्फेक्शन ऐसे बढ़ रहा हो और स्वेलिंग हो रही हो जिसमें से पेन हो रहा हो और बुखार भी हो, ऐसी कंडीशन में क्लिनिक या हॉस्पिटल जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहीं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो हॉस्पिटल जाकर जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है इंट्रावीनियस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन 10 लाख यूनिट, जिसको हम IM भी दे सकते हैं या इंट्रावीनस भी दे सकते हैं, मस्कुलर भी दे सकते हैं, जो कि 6 आवरली देना होता है। ये इंजेक्शन हम 6 से 7 दिनों के लिए भी दे सकते हैं अगर सीवियर सेलुलाइटिस है तो, वरना 1-2 दिन के लिए ये काफ़ी है। उसके बाद हमें ओरल टैबलेट्स देनी होती हैं। अब ओरल टैबलेट्स के अंदर हम पेनिसिलिन का ही डेरिवेटिव जो कि है फ्लूक्लोक्सासिलिन 500 mg दिन में 3 बार 5 से 7 दिनों के लिए देते हैं। क्लैरिथ्रोमाइसिन जो कि एक मैक्रोलाइड है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, 500 mg दिन में 2 बार 5 से 7 दिनों के लिए। और तीसरे नंबर पे ऑगमेंटिन, इनमें से कोई भी आप प्रेफर कर सकते हो। ऑगमेंटिन 625 mg जिसके अंदर 125 mg क्लोवल्कुनेट एसिड है और 500 mg अमोक्सिसिलिन है। ये क्लोवल्कुनिक एसिड बैक्टीरिया के उन एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो बैक्टीरिया खुद के बचाव के लिए बनाते हैं, जैसे कि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इन टोटल ये जो 3 दवाइयां हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये ट्रीटमेंट 5 से 7 दिनों के लिए चलता है और इतने दिन में ये एक्यूट इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे कि हाई फीवर होगा तो उसके लिए एंटीपायरेटिक यानी पैरासीटामोल, उसके बाद एनसेड्स पेन किलर्स देने पड़ सकते हैं। आप पेन किलर्स में आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि डिक्लोफिनेक 50 mg या आइब्यूप्रोफेन 400 mg, या फिर आप काइमोरल फोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तो आपको चाहिए कि पेन भी रिड्यूस हो जाए और उसके साथ हीलिंग भी हो जाए तो आप काइमोरल फोर्ट प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काइमोट्रिप्सिन है। उसके बाद इतनी सारी गोलियां देने के बाद पेट के अंदर दर्द होना निश्चित है तो उसके लिए एंटासिड दिया जाता है या PPI दिया जाता है। PPI में आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेबेमैक या फिर पैंटॉप, उसके साथ मिला हुआ होगा डोमपेरिडोन, तो पेशेंट को वॉमिटिंग भी नहीं होगी। अब नंबर 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेलुलाइटिस की त्वचा में पस दिख जाए तो उस पस को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पस को वैसे ही छोड़ देंगे, एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो वहाँ एंटीबायोमा हो सकता है। तो उस पस को निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोकल इन्फिल्ट्रेशन कीजिए लोकल एनेस्थीसिया का, और उसके बाद स्टैब इंसीजन दीजिए। जो पस का सबसे ऊपरी भाग है उसके ऊपर आप स्टैब इंसीजन दीजिए BP ब्लेड से, और उसके बाद ड्रेन कर दीजिए उस पस को।
अब हम बात करेंगे कि अगर इस सेलुलाइटिस का इलाज नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो नंबर 1 मैंने लिख रखा है एब्सेस फॉर्मेशन की, पस बन सकती है। तो पस क्यों बनेगी? स्टार्टिंग में तो इन्फेक्शन जो था वो सीरस फ्लूइड से भरा हुआ था, मतलब उसमें कोई पस नहीं थी। लेकिन लेटर ऑन स्टेफाइलोकोकस ओरियस इसके अंदर एडअप हो जाता है, जिसकी वजह से पस बननी शुरू हो जाती है। नंबर 2, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। तो ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी मोर्टेलिटी रेट 70% है, मतलब 100 में से 70 आदमी को ये होने पर डेथ हो जाती है। तो ये एक हाईली विरुलेंट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की वजह से होता है। इसके अंदर एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हो जाती है, मतलब जो हमने सबक्यूटेनियस फैट देखा था वो टोटली डेड हो जाता है, और जो उसके ऊपर की स्किन है वो भी पूरी डेड हो जाती है। ये हाईली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है। अगर ये एक पार्ट में हुआ होगा स्किन के तो ये फैलता जाएगा। तो इसको ट्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन और सारी ही ड्रग्स इंट्रावीनियस देनी पड़ती हैं। नंबर 3, सेलुलाइटिस के अंदर हाई ग्रेड फीवर, जो कि मैं बता चुका हूँ कि फीवर हो सकता है, चिल्स के साथ हो सकता है, क्योंकि जो एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो वो पूरे ब्लड के अंदर फैल जाते हैं, इसी कंडीशन को हम टॉक्सेमिया बोलते हैं, तब फीवर हो जाता है। अब मैं यहाँ एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि यूँ तो ये सेलुलाइटिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन 40+ एज के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद उन पर्सन्स के अंदर जिनकी इम्यूनिटी वीक है, और उन पेशेंट्स के अंदर जिनके ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई है, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स को सेलुलाइटिस होना ज़्यादा आम बात है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलूँगा फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।